तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। मां तू सपने बड़े देखना, मां तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। स्वागत है बच्चे दीक्षा क्लासेस के इस YouTube चैनल पे, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। आशा करते हैं आप लोग घर पे एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झकास होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम फिर पुनः इतिहास की दुनिया में आ चुके हैं और पुनः इतिहास को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 1 में हम पार्ट 4 तक बात कर चुके थे। आज मेरा चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 5 रहेगा। पार्ट 5 पे हम आज बात करेंगे। पिछले चैप्टर नंबर पार्ट 4 पे हम बात किए थे मेटरनिक कौन थे, मेटरनिक व्यवस्था क्या है, मेटरनिक का अंत क्या हुआ, इस पे बात किए थे। और आज के इस वीडियो में हम जैसा कि पिछले पार्ट 4 में बताए हुए थे आपको कि इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की जुलाई क्रांति, क्रांतियों का दौर, क्रांतियों का दौर पे बात करना है आज। क्रांतियों का दौर किस पे बात करना है? क्रांतियों का दौर, क्रांतियों का दौर 1830 से 1848 पे। आज का मेरा टॉपिक है क्रांतियों का दौर पढ़ना है। क्रांति कैसे कैसे यूरोप में हुए, पूरे यूरोप में जो क्रांति हो रहे थे उस क्रांति के बारे में पढ़ना है। क्रांतियों का दौर 1830 से लेके 1848 के बीच में कौन कौन से क्रांति हुए, उनका क्या परिणाम हुआ, उन सभी टॉपिक पे आज बात करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। कैसे है यह वीडियो देखिएगा और बने रहिएगा, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। छोटा सा प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। निसार सर आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सबसे आगे रहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्रांतियों का दौर पढ़ना है। क्रांतियों का दौर में 1830 से, यानी यूरोप में क्रांतियों का दौर कह सकते हैं। यूरोप में क्रांतियों का दौर, यानी यूरोप क्या है? महादेश है और यूरोप महादेश में क्रांतियों का दौर कहा जाता है 1830 से लेकर 1848 के बीच के समय को, ठीक है। इसमें क्या हुआ? 1830 से लेकर 1820 में 1848 के बीच तक पूरे यूरोप में क्रांति होते रहे। अनेक जगह पर, हर एक जगह पे क्रांति हुए। क्या क्या परिवर्तन आए उस सभी क्रांति को एक एक करके समझेंगे और जो क्रांति हुए उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज निकल के सामने आए उन सब पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले 1830 के क्रांति को जानना है। 1830 की क्रांति को अगर हम समझ लेते हैं तब 1848 की क्रांति समझने में हमें बहुत ही कम समय लगेगा और हम समझ जाएंगे अच्छी तरह से। तो 1830 में कौन कौन से क्रांति हुए उनको समझने से पहले हमको 2 टॉपिक लिखना पड़ेगा। 2 टॉपिक को हम पुनः समझाएंगे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रांस की जुलाई क्रांति। क्या है टॉपिक? फ्रांस की जुलाई क्रांति। तो फ्रांस की जुलाई क्रांति को अगर हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उसके बाद 1830 में कौन कौन से देश में कौन कौन से क्रांति हुए उसको समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले 2 टॉपिक समझेंगे और 2 टॉपिक समझने के बाद फ्रांस की जुलाई क्रांति को पूर्ण एकदम अच्छी तरह से, फ्रांस की जुलाई क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे 5 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और जानकारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम सबसे पहले फ्रांस की जुलाई क्रांति को समझेंगे। उसके बाद 1830 में कौन कौन से देश में कौन कौन से क्रांति हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए, उन सबको हम जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आप लिख लीजिए 1830 से 1848 तक यूरोप के अन्य देश में क्रांतियां या क्रांति हुई, क्रांतियां भी लिख सकते हैं, क्रांति हुई। दूसरा लिखेंगे ये सभी क्रांति राष्ट्रवादी
राष्ट्रवादी के, या राष्ट्रवाद लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, राष्ट्रवाद के लिए किया गया, बस इतना ही रखने दीजिए। देखिए ये दोनों टॉपिक को समझना है, उसके बाद हम फ्रांस की जुलाई क्रांति को समझेंगे, और जुलाई क्रांति के समझने के बाद यूरोप के अन्य देश में 1830 में कौन कौन से क्रांति हुए, क्या परिणाम है, उसको समझेंगे। पहले समझिए, हम यहां पे लिखे, टॉपिक को लिखते जाइएगा, टॉपर नोट हम बनवा रहे हैं। टॉपिक को लिखना है इसलिए क्योंकि आपको टॉपर बनना है, टॉपर नोट बनवा रहे हैं, एकदम बिल्कुल जैसे पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे नए हैं, और इससे पहले मैं 4 पार्ट तक पढ़ा चुके इतिहास के चैप्टर नंबर 1, अगर वो नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिएगा, और एकदम नोटबुक में जैसे पढ़ा है उस तरह से लिख लीजिएगा, कुछ अपना भाषा भी मिला लीजिएगा, अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो तो अपना भाषा मिला सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखा 1830 से 1848 तक यूरोप के अन्य देश में क्रांति या हुई। यही बात हम अभी बता भी रहे थे कि 1830 से लेकर 1848 के बीच में यूरोप के अन्य देश में, सभी जगह के देश में क्या हो रही थी, क्रांतियां हो रही थी। क्रांति का अर्थ क्या होता है, बार बार हम आपको एक बात बोलते हैं कि अगर जो चीज पढ़ेंगे और उसका अर्थ ही नहीं समझ में आएगा तो कहीं क्रांति हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्रांति का अर्थ हम हमेशा बताते हैं सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन। जब भी कोई क्रांति होता है तो या तो समाज में कोई परिवर्तन होता है, या तो राजनीतिक में, जो राजनीति यानी जो संवैधानिक शासन रहता है उसमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है। तो क्रांति का हमेशा अर्थ क्या होता है, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन। क्रांति इसीलिए किया जाता है ताकि समाज में कोई परिवर्तन हो, या राजनीतिक में, या जो शासन कर रहे हैं, जो शासन बना हुआ है, जो संविधान बना हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन हो। तो क्रांति का अर्थ समझ गए। तो 1830 से 1848 में यूरोप के अन्य देशों में क्रांतिकारी हुए। दूसरा लिखे, ये सभी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के लिए किया गया। ये सभी क्रांति जो भी 1830 से लेके 1848 तक क्रांतियां हुई यूरोप में, यह सभी क्रांति एक चीज के लिए किया जा रहा था, सिर्फ राष्ट्रवाद के लिए। हम बताए क्या कि यह सभी क्रांति क्या हुआ, राष्ट्रवाद के लिए किया जा रहा था, अपने राष्ट्र के लिए किया जा रहा था, अपने देश के लिए किया जा रहा। राष्ट्रवाद का मतलब ही होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके देश के प्रति, अपनों के प्रति प्यार जगने लगे, उसे राष्ट्रवादी कहते हैं, और जिस राष्ट्र के लिए जगे उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। समझे, समझ में आ गया। तो 1830 से 1848 के बीच में बहुत सारे क्रांतिकारी हुई, बहुत सारे क्रांति। सब क्रांति इसीलिए हो रहा था क्योंकि अब यूरोप के अन्य देश में, सभी देश में क्या चल रहा था, निरंकुश राजतंत्र चल रहा था, और सभी चाह रहे थे कि निरंकुश राजतंत्र न चले और क्या हो, राष्ट्रवाद की भावना जागृत कर रहे थे सब, और चाह रहे थे कि सब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करें। इसलिए क्या हो रहा था, 70 पूरे देश में, यूरोप के अन्य देश में क्रांतिकारियां हो रही थी, सिर्फ क्यों कि निरंकुश शासन हटते और जनता द्वारा प्रतिनिधि सरकार बने, इसके लिए हो रही थी। अब हमें यह समझना पड़ेगा 1830 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति हुआ जिसे हम कहते हैं फ्रांस की क्रांति। किसे कहते हैं, फ्रांस की जुलाई क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रांस की जुलाई क्रांति। तो फ्रांस की जुलाई क्रांति को समझेंगे। जुलाई क्रांति समझना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर हम जुलाई क्रांति को नहीं समझते तो यूरोप में जो 1830 में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हुए वो हमको नहीं समझ में आएगा। 1848 की क्रांति को अभी हम छोड़ देते, इसको छोड़ देते, 1830 की क्रांति को पहले समझ लेते। अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो 1848 वाला क्रांति हम अगले सेशन में बात करेंगे, और अभी हमको 1830 की क्रांति पे बात करना है, ठीक है। तो चलिए हम 1830 की क्रांति पे बात करना स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हमारा टॉपिक आ गया फ्रांस की जुलाई क्रांति। क्या आ गया टॉपिक, फ्रांस की जुलाई क्रांति। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रांस की जुलाई क्रांति। लिख देते हैं, फ्रांस की जुलाई क्रांति। आप लोग हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है हम जो लिख रहे हो उसमें किसी को प्रॉब्लम समझ में ना आए, इसलिए बात को ध्यान से सुनिएगा तो हर एक चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। फ्रांस की जुलाई क्रांति। फ्रांस की जुलाई क्रांति में एक एक टॉपिक को लिखेंगे और सब कुछ को समझ लेंगे, ठीक है। चलिए पहला लिखते हैं, जब
नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित कर लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाया गया, तब उन्होंने प्रतिक्रियावादी और वादियों के, पहले लिखते उसके बाद समझेंगे, वादियों के बीच तारमय, लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तारमय स्थापित करने का प्रयास किया। क्या लिखेंगे, करने का प्रयास किया। दूसरा लिखेंगे लुई 18वां ने 2 जून 1814 ईस्वी को संवैधानिक सुधारों की घोषणा की, जो फ्रांस में 1848 तक चलते रहे। एक लिख लेते हैं अगला, इनका मृत्यु 1824 ईस्वी में हो गया। तब फ्रांस का राज सिंहासन, आप लोग अभी देखिए क्या लिख रहे हैं, अगर संभव है तो लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम लिखने के बाद समझाएंगे। तो राज सिंहासन चार्ल्स 10 को मिल गया। चलिए इसको आप समझिए, अगर इसको समझ लेते तो इसके बाद बहुत छोटा छोटा टॉपिक लिखाएंगे, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए जब फ्रांस की जुलाई क्रांति पढ़ रहे, फ्रांस की जुलाई क्रांति 1830 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1830 ईस्वी में हुआ था। देखिए यहां पर लिखे हुए, जब नेपोलियन बोनापार्ट को पराजय किया गया, जब नेपोलियन बोनापार्ट को पराजय किया गया तो वहां के राजा कौन बने? लुई 18वां को बनाया गया। लुई 18वां भी निरंकुश राजा थे। निरंकुश राजा होते हुए भी उन्होंने क्या किया कि फ्रांस में जो प्रतिक्रियावादी थे और जो सुधारवादियों थे, जो राष्ट्रवादी सुधारवादी उसे कह सकते, प्रतिक्रियावादी जो घोर प्रतिक्रिया कर रहे थे, जो गलत सलत बोल रहे थे, उनके बीच क्या किया इन्होंने कि तारमय, यानी तारमय दोनों के
बीच संवैधानिक सुधारों की घोषणा की, और दोनों के बीच उन्होंने क्या चाहा कि अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो हम कुछ दिनों तक शासन को चला सकते। तो उन्होंने एक दोस्ती के तौर पे हम कह सकते राष्ट्रवादी व्यक्ति के प्रति और जो निरकुश थे उन सबको क्या क्या तारतम्य स्थापित किया और कहा कि अब हम सब लोग एक साथ रहेंगे, जो एक सुधार किए। और वो जो सुधार किए उसे हम क्या कहते हैं, संवैधानिक सुधार। संवैधानिक सुधार क्या कहते हैं, संवैधानिक सुधार। और जो इन्होंने 2 जून 1814 ईस्वी को संवैधानिक सुधार की, और संवैधानिक सुधार जब इन्होंने किया तो वो संवैधानिक सुधार इतने अच्छे माने गए, हालांकि दोनों के प्रति पूरा प्रयास नहीं हो पाया। आप बताइए, एक ही राजा है, कितना प्रयास करेंगे। देश तो बड़ा है फ्रांस, और फ्रांस देश बड़ा है, तो ये एक कोशिश की, हम कह सकते क्या कि कोशिश किए कि अगर हम दोनों के बीच एक तारमय स्थापित करें। तारमय का मतलब क्या, इधर से भी तार जोड़ दे, इधर से भी तार जोड़ दे, तो हम कुछ दिन इसको चला सकते हैं। अगर तार जुटा हुआ है तो हम कुछ ही दिन नहीं चलाएंगे, वो पूरा तार अच्छा वाला तार रहता तो वो ज्यादा नहीं चलता है। तो यह भी एक कोशिश की कि राष्ट्रवादी और जो घोर प्रतिक्रियावादी उनके बीच हम तारमय स्थापित करें और अपने देश को कुछ दिन चलाए। तो यही तारमय स्थापित किया और कुछ दिन देश को चलाए। उसके बाद 2 जून 1814 ईस्वी को संवैधानिक सुधार की घोषणा की, जो फ्रांस में 1848 तक फ्रांस में चलते रह गए। लेकिन इनका मृत्यु 1824 ईस्वी में हो गया। और जब यहां 1824 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया तो एक व्यक्ति को यहां का राज सिंहासन मिल गया, यानी फ्रांस की गद्दी पे कौन बैठा, तो चार्ल्स दसम बैठा। चार्ल्स दसम बैठा। और चार्ल्स दसम कैसे व्यक्ति थे, इनके बारे में अब हम लिखते हैं और समझाते हैं। चार्ल्स दसम के बाद कौन आए वो भी हमको समझना पड़ेगा। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आप अपने नोटबुक में इसको अच्छी तरह से उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इससे आगे समझते हैं। एकदम बोलते, हमेशा हम बोलते कि इतिहास समझने वाले विषय है, ना कि रटने वाले। और हम बार बार कहानी की तरह एकदम समझाते हैं, पूरी कहानी की तरह समझा देते हैं ताकि आपको पूरा याद ही हो जाए। और कहानी किसे नहीं याद होता है। एक बार हम अपने दादी से कहानी सुनते थे बचपन में, आप भी सुने होंगे दादी से कहानी। दादी से कहानी सुन, दादी जिसके पास नहीं है वो तो खैर कुछ छोड़िए उन बातों को, लेकिन अभी भी हम दादी से कहानी सुनते हैं। मेरा सौभाग्य है कि अभी भी मेरी दादी जिंदा है और दादी से अभी भी कहानी सुनते हैं। कभी रात को नींद ना आया तो दादी के पास चले जाते हैं और कहानी सुनते, और सुनते सुनते दादी के गोद में ही सो जाते हैं। इतने बड़े हो गए फिर भी बहुत अच्छा लगता है। दादी जो कहानी सुनाती है, पहले का कहानी से बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बहुत गीत के साथ गीत गागा का सुनाती है दादी, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, खैर अब हम देखिए चार्ल्स दसम लिखते हैं। चार्ल्स दसम, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। चार्ल्स दसम एक स्वेच्छाचारी राजा था। चार्ल्स दसम का कहना था, चार्ल्स दसम का कहना था, मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना पसंद करूंगा। काटना पसंद करूंगा। अगला लिखेंगे, यह कुलीन वर्ग और चर्च वर्ग के लोगों को अधिक अधिकार दिया।
उसके बाद लिखेंगे यह उदारवादी का दमन किया और प्रेस पर पाबंदी लगा दी। प्रेस पर पाबंदी लगा दी। चलिए देखिए, एक तो लुई 18वां निरंकुश राजा थे ही, फ्रांस पे निरंकुश प्रकार से शासन कर ही रहते, यानी गलत तरीके से शासन कर ही रहते, किसी का कहना नहीं मान रहे थे। लेकिन उन्होंने एक संवैधानिक शासन की घोषणा की हुई थी और उसके अनुसार से वो कुछ दिन वो इतने अच्छे संवैधानिक शासन की घोषणा करके कानून बनाए हुए थे, जिस कानून के तहत फ्रांस में पूरे वो कानून 2 जून 1814 को बना और 1848 तक वह कानून चलते रह गए। लेकिन क्या वह हद तब हो गया कब पता है? 1824 ईस्वी में किनका मृत्यु हो गया? लुई 18वां का मृत्यु होगा। और लुई 18वां का मृत्यु हो गया तो कौन राजा बना? तो चार्ल्स दसम को राजा बनाया गया, यानी वहां का सिंहासन किसे मिल गया? तो चार्ल्स दसम को वहां का सिंहासन मिल गया। और चार्ल्स दसम भी एक स्वेच्छाचारी कहने का अर्थ हुआ इसका जो मन होता था अपने हिसाब से शासन करते थे। स्वेच्छाचारी होता है, ठीक है। स्वेच्छाचारी का मतलब होता है अपने हिसाब से, अपना मन जो स्वेच्छा चाहे वही करे। ये राजा ऐसे व्यक्ति थे जो इसके दिल में जो आता था वही करता था। और इन्होंने क्या कहा था? मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना ज्यादा पसंद करूंगा। यानी जो इंग्लैंड के राजा शासन कर रहे थे, तो वो इनका कहना था कि मैं अगर अंग्रेजी राजा के तरह शासन करूं तो इसलिए हम नहीं आए, हम इसलिए आए हुए कि हम अपने मन से स्वेच्छाचारी शासन करें। तो यह इनका कहना था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा, ऐसा किसने कहा था? तो कौन कहा था? तो चार्ल्स दसम कहे हुए थे। इसलिए कहे हुए थे कि वो चाहते थे कि नहीं, जो अंग्रेजी राजा है यानी इंग्लैंड के राजा है, जो जिस प्रकार से शासन करते उससे अच्छा तो हम लकड़ी काटेंगे, शासन क्यों करेंगे? जब राजा बने हैं तो थोड़ा सा हम अपने मन से शासन करें। भाई कोई भी राजा बनेगा तो चाहेगा कि हम अपने हिसाब से शासन करें, वही इनका कहना था। यह कुलीन वर्ग तथा चर्च वर्ग को अधिक अधिकार दे दिया। यह व्यक्ति क्या किए? कुलीन वर्ग, जो भी व्यक्ति, कुलीन वर्ग मतलब धनी व्यक्ति, और चर्च एक प्रकार का धर्म होता है, चर्च वर्ग के लोगों को क्या किया? अधिक अधिकार दे दिए। और जो राष्ट्रवादी थे, उदारवादी व्यक्ति थे, उनको दबाने की कोशिश किया गया। इसीलिए लिखे यहाँ पे, यह राष्ट्रवादी का दमन किया। दमन मतलब होता है राष्ट्रवादी को दबाया। राष्ट्रवादी आवाज उठाते थे निरंकुश राजा, ये तो निरंकुश राजा थे, स्वेच्छाचारी राजा थे, तो इनके विरुद्ध भी उदारवाद राष्ट्रवादी का काम क्या होता है? जो गलत कर रहा है उसके भी आवाज उठा रहा, और यह आवाज उठा रहे थे तो इनके आवाज को दबाने की कोशिश किया गया, दमन किया गया। और इन्होंने भी प्रेस पे पाबंदी लगा दिया था फ्रांस में। प्रेस का मतलब क्या होता है? जो अखबार छापता है, अखबार बनाता है, बड़े बड़े किताब लिखता है, पुस्तक लिखता है, उस सब पर इन्होंने क्या किया था? पाबंदी लगा दिया था। यह नहीं चाहता था कि हमारे विरुद्ध कोई प्रेस में गलत चीज छपे। यह भी क्या किए थे? प्रेस पे पाबंदी लगा दिए थे। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट समझेंगे, यहां तक समझ ले। लास्ट में हम कहानी समझाएंगे, एकदम पूरी तरह से माइंड में घुसा देंगे, भेजा में घुसा देंगे। भेजा कहते हैं ना, भेजा में इसमें घुसा देंगे, ठीक है। बस बने रहिए वीडियो में। ना समझ में आया कमेंट कीजिए, उससे भी नहीं होता है टेलीग्राम पे वॉइस चैट में आइए, उससे भी नहीं होता तो कॉल कर लीजिए। आप लोगों के लिए इतना ज्यादा सुविधा दिए हुए हैं, इतना ज्यादा सुविधा तो हम कहते हैं ऑफलाइन में भी नहीं दिया होगा। सर जी से भी सवाल पूछना है ऑफलाइन में तो कोचिंग में पढ़ने के समय ही पूछ सकते हैं, बाद में नहीं पूछ सकते। और हम ऑनलाइन में इतना ज्यादा अति दिए हुए। चलिए अगला लिखिए। अगला में लिखेंगे 1830 ईस्वी में पॉलीगेनिक नामक
प्रतिक्रियावादी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। चलो देखिए इस टॉपिक को समझ लीजिए, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। यह तो एक प्रकार के निरंकुश शासन चला ही रहे थे, स्वेच्छाचारी थे, अपने मन से राजशाही कर ही रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 1830 ईस्वी में पुलेगनी को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। यानी उस देश से यह अपना जो अपने प्रधानमंत्री थे फ्रांस के गद्दी पे बैठे हुए थे, तो उनसे हट गए और किनको बना दिए, एक घोर प्रतिक्रियावादी कह सकते हैं, पोलेगेनिक नामक को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इनका नाम क्या था, पोलेगेनिक। ठीक है, पोलेगेनिक को प्रधानमंत्री कौन बना दिया, तो चार्ल्स दसम बना दिए। और कब बनाया, तो 1830 ईस्वी में बनाया। कब बनाया, 1830 ईस्वी में। यह तो एक प्रकार से घोर प्रतिक्रियावादी थे ही, चार्ल्स दसम स्वेच्छाचारी थे, अपने हिसाब से शासन कर रहे थे। और हद कब कर दिया, इसको एक उससे भी खतरनाक व्यक्ति को क्या किया, इन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, कुछ पॉइंट लिखते हैं। 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी किए। अध्यादेश जारी किया। देखिए समझिए इसको, जब इसको प्रधानमंत्री बनाया गया पोलेगेनिक को, तो इन्होंने क्या किया, 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश जारी किए। 4 अध्यादेश के मतलब हम कह सकते हैं 4 प्रकार के इन्होंने कानून बनाए, और 4 कानून ऐसे बनाए जिनका राष्ट्रवादी उदारवादी व्यक्तियों को उसी दिन मालूम चल गया, रात में ही इस जो कानून बनाए थे, 4 अध्यादेश जारी किए थे, वो मालूम चल गए। और फ्रांस के पूरे जनता, पूरे राष्ट्रवादी व्यक्ति, उदारवादी प्रकार के व्यक्ति एकदम से उसको कहते हैं ना, यानी पिलक चुके थे। शासन जब राजा करता, बुरे प्रकार से करता, तो कोई भी व्यक्ति गुस्सा आएगा, और वहां के जनता पूरी तरह से गुस्सा में थे। और गुस्सा में होने के वजह से इन्होंने क्या किया, 26 जुलाई 1830 ईस्वी को 1830 ईस्वी को फ्रांस के विद्यार्थी सैनिक मजदूरों आदि सब मिलकर राजा के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए पेरिस के सड़कें पर उतर आए। चलिए इसको समझिए, फिर से पुनः थोड़ा सा समझिए। देखिए कहानी, अगर हम इतिहास पढ़ते और कहानी के तरह नहीं समझते ना, तो कुछ नहीं समझ में आएगा। एक एक टॉपिक में पिछला वाला टॉपिक छिपा रहता है इतिहास में। तो देखिए हम लिखा है कि 1830 ईस्वी में पुलेगेनिक नामक प्रतिक्रियावादी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। कौन नियुक्त कर दिया? देखिए लुई 18वां
प्रधानमंत्री थे नेपोलियन के बाद फ्रांस के बने। इससे देखिए एक बार पुनः थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन कीजिएगा तो पूरी अच्छी तरह से पूरे माइंड में समझ में आ जाएगा, भेजा में घुस जाएगा, भेजा में। देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। लुई 16वां फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, लुई 16वां फ्रांस के प्रधानमंत्री, वो भी निरंकुश शासन थे, और उनको खत्म कौन किया तो नेपोलियन बोनापार्ट अपने मेहनत के बल 1804 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पे बैठ गया। और फ्रांस की गद्दी पे बैठा तो उन्होंने अलग अलग प्रकार के कानून लाए, नेपोलियन कोड बनाया, जिस तरह से वो चाह रहे थे कि राष्ट्रवादी की उत्पन्न हो और देश को हम अच्छी तरह से चलाए। लेकिन जो भी व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उनके प्रति भी दुश्मन लगा रहता है, खराब कार्य करता है तो उनके प्रति तो और ज्यादा लगा रहता है। तो क्या हुआ, नेपोलियन जब रूस पर आक्रमण किया ना तो वो सबसे बड़ा गलती कर दिए थे। रूस पर आक्रमण किए तो रूस वाले, ब्रिटेन वाले और प्रासा ये सभी मिलकर नेपोलियन को हराया और 1815 ईस्वी में एल्बा नामक द्वीप में बंदी बनाकर रख दिया गया, जहां से 1821 6 वर्ष बाद वहां से उनका मृत्यु हो गया। और जब नेपोलियन का मृत्यु हो गया तो मेटरनिक यह सब कौन करवा रहा था, नेपोलियन के विरुद्ध में खड़ा कौन था, उसका नेता कौन था, तो मेटरनिक था। और मेटरनिक कहां का चांसलर था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और ऑस्ट्रिया का चांसलर होने की वजह से नेपोलियन क्या किए, जब नेपोलियन को हराया गया और नेपोलियन को बंदी बनाया गया तो वहां के राजा किसे बना दिया गया, उसके बाद वहां का राजा हम फर्स्ट बार लिखे हुए थे, जब नेपोलियन को बंदी बनाया, नेपोलियन को पराजित किया गया तो फ्रांस का राजा लुई 18वां को बनाया गया। किसको बनाया गया, लुई 18वां को बनाया गया। लुई 18वां राजा बने तो वो भी व्यक्ति थोड़ा सा चाहे कि हम सबको तारमय स्थापित करके अच्छा से चलाओ। उन्होंने 2 जून 1814 ईस्वी को एक संवैधानिक शासन की घोषणा की जो फ्रांस में 1848 तक चलते रहे। और हद कब हो गया, जब उनका मृत्यु हो गया। 1824 ईस्वी में लुई 18वां की मृत्यु हो गई। और लुई 18वां की मृत्यु हो गई तो वहां के राजा कौन बन गए, चार्ल्स 10 को बनाया गया वहां का राजा। और जब चार्ल्स 10 वहां के राजा थे, वो घोर प्रतिक्रियावादी थे, स्वेच्छाचारी थे, वो अपने हिसाब से वहां पे शासन करते थे। और देखे जब जनता इसके विरुद्ध में खड़ा होने लगे तो इससे भी बदतर, ये जितना खच्चर था ना, कह सकते खच्चर, इससे भी खच्चर पोलेगेनिक नामक को यह क्या किया, फ्रांस का प्रधानमंत्री कब बना दिए, 1830 ईस्वी में फ्रांस के प्रधानमंत्री बना दिए। और जब यह पोलेगेनिक 1830 ईस्वी में फ्रांस का प्रधानमंत्री बना तो यह 4 अध्यादेश जारी किए, जिस अध्यादेश को न मानना चाह रहे थे उदारवादी व्यक्ति, राष्ट्रवादी व्यक्ति। तो और वह जो जब यह 25 जुलाई को किया ना तो उसी रात में यह चारों अध्यादेश फ्रांस के उदारवादी व्यक्ति को, राष्ट्रवादी व्यक्ति को, वहां के जनता को, सैनिक को, सबको मालूम चल गया। और सब चाह रहे थे इस निरंकुश राजा से मुक्तंत्र, क्योंकि ये चार्ल्स 10 और पोलेगेनिक, ये 2 व्यक्ति फ्रांस में इतना तबाही मचा दिए थे, इतना तबाही मचा दिए थे कि अब इससे सैनिक भी परेशान थे, सैनिक परेशान थे, विद्यार्थी परेशान थे, मजदूर परेशान थे, यानी लगभग में फ्रांस के पूरे जनता इस दोनों से परेशान थे। और जब पोलेगेनिक का बनाया गया राजा तो उन्होंने 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी किए, जो उसी रात में वहां के जनता को, उदारवादी व्यक्तियों को, राष्ट्रवादी व्यक्तियों को, सबको पता चल गया। और उन्होंने क्या किया, 26 जुलाई 1830 ईस्वी को उन्होंने सभी प्रकार के व्यक्तियों ने, राजा, विद्यार्थी, मजदूर, बच्चे, छोटे, सब मिलकर पेरिस के सड़कों पे जाम कर दिए। तो इन्होंने क्या किया, पेरिस की सड़कों को जाम कर दिया। यहां तक समझ गए, पेरिस की सड़कों को क्या किया, 26 जुलाई 1830 ईस्वी को वहां के सभी प्रकार के व्यक्ति, उदारवादी व्यक्ति, राष्ट्रवादी व्यक्ति, विद्यार्थी, सैनिक, सब मिलकर क्या किया, पेरिस फ्रांस की जहां राजधानी थी उस सड़के पे उतर गए राजा के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए, और उस सड़क को जाम कर दिया। इसके आगे हम समझते, उसके बाद फिर समझाएंगे, ठीक है। एकदम कहानी की तरह समझाते हैं। आप हमारी बातों को अगर ध्यान से सुनिएगा ना, 100% गारंटी देते पूरे इतिहास समझ में आ जाएगा। इतिहास समझने वाला ही विषय है, रटने वाला विषय नहीं है। इतिहास को बहुत व्यक्ति रटता रहता है, 1830 में ये हुआ, 1802 में ये हुआ, 1630 में ये हुआ, तो रटते रहते रह जाइएगा और कभी भी कुछ नहीं याद होगा। और समझिएगा तो सब कुछ याद हो जाएगा। कहानी है इतिहास। इतिहास क्या है, कहानी है। चलिए, इस
सभी का नेतृत्व करने वाला वाले व्यक्ति का नाम यहां पर वृद्ध लगा दीजिएगा। वृद्ध व्यक्ति का नाम लफायते था। अगला लिखिए 27 से लेके 29 जुलाई तक जनता और राजशाही में संघर्ष चलता रहा। देखिए अब पूरी चीज समझ में आएगा। आगे लिखेंगे अगला में 31 जुलाई को राजा गद्दी छोड़कर इंग्लैंड चले गए। चलिए इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए हम लिखा है इस सभी का नेतृत्व करने वाले वृद्ध व्यक्ति का नाम लफायते था। जब प्लेगेनिक शासन कर रहे थे, 4 अध्यादेश जारी किए और यह अध्यादेश को मानना नहीं गया क्योंकि बहुत ही बुरे अध्यादेश थे। तो इनके लिए क्या किए, जो व्यक्ति सबको, उदारवादी प्रकार के व्यक्ति को, सैनिक को, सबको इकट्ठा करवा रहे थे और इनके प्रति आवाज उठाने वाला काम कर रहे थे, वो फ्रांस के एक वृद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम था लफायते। यानी इसका नेतृत्व कह सकते हैं फ्रांस के आवाज उठाने में नेतृत्व कौन किया, तो लफायते जी ने किया। इनका नाम क्या था, लफायते, जो वृद्ध व्यक्ति थे, बूढ़ा इंसान थे। 27 से लेकर 29 जुलाई तक, इसको समझिए, 26 जुलाई को फ्रांस की सड़कों को जाम किया गया और 27 से लेकर 29 जुलाई तक जनता और राजशाही में वहां संघर्ष चलते रह गए। कहां चले, फ्रांस के पेरिस सड़क पे, यानी फ्रांस के राजधानी पेरिस पे 27 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक लगातार राजशाही यानी राजा के प्रति और जनता के प्रति शासन चलते रह गए। राजा भी बहुत जनता को मारे, जनता भी राजा को बहुत मारे और तब जाकर राजा परेशान आकर 31 जुलाई को यहाँ की गद्दी छोड़ दी। यानी यहाँ जो फ्रांस पे शासन कर रहे थे उस गद्दी को छोड़ दिए और भागकर कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड गए, उसके बाद क्या हुआ थोड़ा सा समझिए, बस 2 पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद हम समझाएंगे 1830 में और भी कौन कौन से क्रांति हुए थे, क्या क्या कौन से क्रांति हुए थे, सबको समझना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अभी हम फ्रांस की जुलाई क्रांति पढ़ रहे हैं, पूरे कहानी समझाएंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हम फ्रांस की जुलाई क्रांति इतना बड़ा कैसे पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक को हम नहीं मिटा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, नहीं तो आप लोग भूल जाइएगा, कहिएगा वह हम क्या पढ़ रहे हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आता। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हम जो पढ़ाते बार बार कहते हैं कि उसका टेस्ट लेंगे, तो आप लोग बढ़िया से दीजिएगा। चलिए लिखिए, जब यहाँ पे हम क्या लिखाए थे कि 31 जुलाई को राजा यहाँ से फ्रांस छोड़कर कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। और इंग्लैंड गए ना, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वहां का प्रधानमंत्री, वहां का राजशाही आर्लेन वंश
के लुई फिलिप को मिल गया, लुई फिलिप को मिल गया। अब ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2-3 टॉपिक को अब हम समझाएंगे, उसको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। देखिए, जब वहां के राजा प्लेगेनिंग और चार्ल्स दशम दोनों भाग कर कहां चले गए, इंग्लैंड चले गए, और इंग्लैंड चले गए तो वहां के राजा किसे घोषित किया गया, तो आयरलैंड वंश के लुई फिलिप को। लुई फिलिप किस वंश से थे? तो आयरलैंड वंश से थे। तो वहां के राजा किसे घोषित किया गया, लुई फिलिप को घोषित किया गया। अब यहां पे राष्ट्रवादी तो कह नहीं सकते क्योंकि यहां पर पुनः राजा ही बनाया गया, लेकिन यह राजा जो लुई फिलिप बनाया गया जनता के समक्ष में, यानी जनता लोग ने इसे चुना, जनता ने उदारवादी प्रकार के व्यक्ति चुने, राष्ट्रवादी प्रकार के व्यक्ति चुने, जनता चुने, सैनिक चुने, और सब व्यक्तियों ने चुनकर किसे राजा बनाया, लुई फिलिप को राजा बनाया। राजा इसलिए बनाया क्योंकि अब यह जनता लोग सोच रहे थे और उदारवादी प्रकार के व्यक्ति सोच रहे, सब सोच रहे थे कि जब यह लुई फिलिप बना तो अब हमारा देश शांति रहेगा। इसीलिए कहा जाता है फ्रांस के 27 से लेके 29 जुलाई यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसी 3 दिन की लड़ाई के वजह से फ्रांस में शांति व्यवस्था बना, और अभी तक फ्रांस के महत्वपूर्ण डेट माना जाता है 27 से लेके 29 जुलाई तक। 27 से लेके 29 जुलाई तक, जुलाई में अभी भी फ्रांस में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं, अभी भी उत्साह मनाया जाते हैं, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि अगर वो 1830 में 27 से लेके 29 जुलाई तक अगर हम सरकार के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते, सड़क पे नहीं उतरते, तो आज हमारा देश इस प्रकार से नहीं रहता, बिखर चुके रहता। तो इन्होंने क्या किया, इस दिन को आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रांस के महत्वपूर्ण दिन कौन कौन से माने जाते हैं, तो 27 से लेके 29 जुलाई के महत्वपूर्ण दिन फ्रांस का माना जाता है। वहां के राजा किसे बनाया गया, लुई फिलिप को बनाया गया। इसी को हम कहते हैं फ्रांस की जुलाई क्रांति। इसे क्या कहते हैं, फ्रांस की जुलाई क्रांति। अब कहिएगा सर जी इतना पढ़ाए, फ्रांस की जुलाई क्रांति इतना बड़ा टॉपिक। हाँ बाबू, इतना बड़ा टॉपिक था। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब एकदम ध्यान से सुनिए एक बात, जो प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। प्रश्न क्या रहता है, फ्रांस की जुलाई क्रांति से यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा। क्या प्रश्न रहेगा, फ्रांस की जुलाई क्रांति से यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा। आप लोग बताइएगा, इस क्रांति से ना केवल फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रति भावना जागृत हुआ, और सब देश अब इसके विरुद्ध संघर्ष करने लगे और अपने अपने देश में राजशाही को खत्म करके राष्ट्रवाद की भावना जागृत किए, और जो परिवर्तन चाहते थे वो परिवर्तन भी किए। तो फ्रांस की जुलाई क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, अब इसको एक हम लिख ही देते, बोलने से आप लोग नहीं समझते, और अगर उसी चीज को लिख दे तो आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा तो उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम उसको लिख देते हैं, और लिख देने के बाद उसके बाद हम फ्रांस की जब 1830 ईस्वी में क्रांति हुआ तो फ्रांस की जुलाई क्रांति को हमने समझे। फ्रांस की जुलाई क्रांति 1830 में थोड़ी हुआ, बहुत सारे क्रांति हुआ। कौन कौन से देश में कौन कौन से क्रांति हुए, क्या क्या परिवर्तन हुआ, उसको समझेंगे, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब समझना है, फ्रांस की जुलाई क्रांति समझ में आ गया, ना समझ में आया तो हम बार बार कहते कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको खत्म कीजिए, ऐसे रहने देते तो बेहतर रहता। चलिए कोई नहीं, देखिए जुलाई क्रांति का प्रभाव, यानी फ्रांस की जुलाई क्रांति का प्रभाव लिखिए। फ्रांस की जुलाई क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, क्वेश्चन ही लिख देते, क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन मेरा हो गया, ठीक है। यह मेरा क्या क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखिए।
फ्रांस की जुलाई क्रांति का न केवल फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में इसका प्रभाव पड़ा तथा राष्ट्रवाद के लिए अन्य देश में संघर्ष चला। अन्य देश में संघर्ष चला। उसके बाद लिखेंगे इसीलिए मेटरनिक ने कहा था, मेटरनिक ने कहा था, फ्रांस जब छीनता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाती है। देखिए लिखा है क्या, फ्रांस की जुलाई क्रांति। फ्रांस की जुलाई क्रांति मतलब फ्रांस की जुलाई क्रांति का न केवल फ्रांस में प्रभाव पड़ा बल्कि पूरे यूरोप में इसका प्रभाव पड़ा, और इसके पूरे यूरोप में प्रभाव पड़ा तथा राष्ट्रवाद के लिए अन्य देश में संघर्ष चालू हो गए। जिस भी देश में निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश शासन कर रहे थे, वहां भी सब व्यक्ति सोचने लगे कि अच्छा, जब फ्रांस अपने राजा से लड़ के राष्ट्रवाद वहां उत्पन्न कर सकते, राष्ट्रवादी का झंडा गाड़ सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। सब देश को जगह देखिए, कोई भी कार्य होता है एक आदमी उस कार्य को करता है, और उस कार्य अगर वो कार्य बेहतर रहता है तो क्या कहता है, उस कार्य को सब व्यक्ति करने लगता है। एक चीज यहाँ पे आगे बता देते हैं, जैसे अभी एक गाना प्रचलित हुआ था। कौन गाना? तो जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार, मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे दिया हो, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। ऐसे ही कुछ गाना मुझे याद नहीं, ठीक है। तो वो गाना एक बच्चा गाया, सबसे पहले गाया गया हुआ था, उस गायक से बच्चा सीखे, और उस बच्चा ने इतने प्यार से इतने अच्छे से गाया, तो क्या कि उन बच्चे के गाना पर पूरे बादशाह और पूरे व्यक्ति उस गाने पे क्या करने लगे, डिबेट करके बनाने लगे वीडियो, वो बच्चा भी वायरल हो गया। तो वही हुआ जब यहां पे फ्रांस राजा निरंकुश राजा से मुक्त होकर अपना हिसाब से, यानी अपने से जनता लोगों ने चुनकर वहां पे एक राजा को शासन करने के लिए देश थमाया, तब अन्य देश क्या सोचे कि फ्रांस अपने राजा को बिलगा कर, निरंकुश राजा को बिलगा कर अपने हिसाब से राजा को यहाँ पे स्थापित कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और जब यह सोचे तो इटली में, स्पेन हो गया, पुर्तगाल होगा, इन सब में क्या हुआ, 1830 में क्रांतिकारी चालू हो गए। क्रांतिकारी क्यों चालू हुए? क्योंकि सब चाह रहे थे, यही ना फ्रांस की जुलाई क्रांति का प्रभाव था। अगर फ्रांस की जुलाई क्रांति नहीं होता, वहां से चार्ल्स दसम को फिर गेनिक को भगाया नहीं जाता, तो किसी के अंदर जज्बा उत्पन्न नहीं होता, तो फ्रांस तो इतना लड़ा, कुछ होवे नहीं क्या, तो हम करेंगे तो कैसे होगा, नहीं होगा। तो ये तो लड़कर पा लिए थे, लुई फिलिप को अपना राजा बना लिए थे, तो अभी
फ्रांस के अन्य देश वालों ने भी सोचा कि अब हम भी लड़ सकते हैं निरंकुश राजा से, और हम अपने देश में भी जो चीज की हमें मांग है, जो चीज की जरूरत है वो मांग कर सकते हैं, राजा देगा। अब कोई भी चीज की मांग करते हैं, अगर वो सरकार भी उस पर विचार करते हैं, अच्छा चीज आता है तो मिला जाता है। तो अब हम लिखेंगे फ्रांस की जुलाई क्रांति के कुछ देश, या सॉरी 1830 की क्रांति के कुछ देश के नाम लिखेंगे। उस देश में क्रांति कौन कौन से क्रांति हुए, क्या परिणाम निकला, उस क्रांति को समझ लेते हैं। उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे। थोड़ा देर बस अब और रुक जाइए आप लोग, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं अच्छी तरह से। आशा करते हैं जो पढ़ा रहे वो समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो बोलिएगा एक बार, पुनः से क्लास आएगा, पुनः फिर से क्लास लाएंगे, लेकिन आपको समझाएंगे। दीक्षा क्लास स्टडी का तो यही एक रूल है कि जब तक अगर आपको हम समझाएंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं उस चीज को। 1830 की क्रांति में सबसे पहले हम फ्रांस की क्रांति यानी फ्रांस की जुलाई क्रांति को समझे। अब देखिए, अब 1830 की क्रांति में महत्वपूर्ण कौन कौन से क्रांति हुए थे उनको देख लेते हैं। पहला लिखेंगे स्पेन की क्रांति। क्या लिखेंगे? स्पेन में क्रांति किस लिए हुआ इसको समझते, छोटा छोटा टॉपिक लिखेंगे, समझते जाएंगे। फर्डिनेट की विरुद्ध स्पेन में क्रांति हुआ, फर्डिनेट के विरुद्ध आवाज उठा। परिणाम क्या आया, इस परिणाम को समझते हैं। परिणाम, जनता की सुविधा को पूरा किया गया। बस छोटा छोटा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, सिर्फ समझ लीजिए। ज्यादा आती हो तो आप जाइएगा और अपने बुक में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। जैसे स्पेन में क्रांति 1830 में हुआ तो कौन कौन से परिवर्तन है, मेन कौन से आवाज उठा, किसके लिए आवाज उठा, क्या परिणाम निकला, बस वही समझना है हमें, ज्यादा इसका डीप में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। दूसरा लिखेंगे पुर्तगाल की क्रांति। 1830 में ही पुर्तगाल में भी क्रांति हुआ था, पुर्तगाल, ठीक है। डोम मिंगुल के विरुद्ध आवाज उठा, परिणाम क्या निकला इस क्रांति का? परिणाम यह निकला, डोला मारिया को राज गद्दी मिल गई। चल अगला एक लिखते हैं, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में सुधार की मांग की गई, समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत चीज छोड़कर सीधे हम लिखा रहे, आपको समझाएंगे पूरी अच्छी तरह से समझ। परिणाम इसका यह निकला कि जनता की बात सुनी गई, जनता की बात सुनी गई। चलिए देखिए, 1830 में के 3 क्रांति लिखे, 10 देश थे जो 1830 में क्रांति किए थे, वहां पर परिवर्तन हुए, जो टोटल 10 देश है। 3, 4, 6, 7 को हम समझेंगे। देखिए पहला लिखा है स्पेन में क्या था, फर्डिनेट के विरुद्ध आवाज उठा। वहां के राजा जो फर्डिनेट थे उनके बीच क्या हुआ, आवाज उठा, और आवाज उठा तो परिणाम क्या निकला, जनता की सुविधा को पूरा किया गया। वहां के राजा, वहां के जो फर्डिनेट व्यक्ति थे वो क्या कि जो जनता मांग कर रहे थे कि हमें यह चीज स्पेन में मिलना चाहिए, तो वो चीज मिलने के
लिए उनकी बातों को सुविधा दिया गया, यानी वो उस चीज को पूरा किया गया। दूसरा देखिए पुर्तगाल में भी 1830 में क्रांति हुआ। किसके विरुद्ध क्रांति हुआ? डोला मारिया के बीच क्रांति हुआ, यानी डोला मारिया जो राजा थे वहां के, उसके विरुद्ध, सॉरी डोला मारिया ने, डोम मिंगुल, कौन थे? डोम मिंगुल के विरुद्ध आवाज उठा, और डोम मिंगुल के बीच आवाज उठा तो यहाँ का राजा किसे बना दिया गया पुनः? उसके बाद डोला मारिया को यहाँ का राजगद्दी मिल गई। यानी पुर्तगाल के व्यक्तियों ने क्या किया? आवाज उठाया, और आवाज उठाया किसके भी? डोम मिंगुल के भी, और डोम मिंगुल के भी विरुद्ध आवाज उठाया तो वहां के परिणाम क्या निकला? डोला मारिया को राजगद्दी मिल गई, जिससे जनता खुश थे। ठीक है। तीसरा लिखा है स्विट्जरलैंड के जनता कानून के में सुधार चाह रहे थे। क्या चाह रहे थे? सुधार की मांगो, यानी जो भी वहां शासन हो रहे थे उसमें कुछ सुधार, कुछ बदलाव की मांग जनता ने किया, और वहां के सरकार पूरा किए, यानी वहां जनता की बात को सुनी गई। चलिए अगला लिखेंगे पोलैंड। 3 नंबर तक लिख लिए, अब चौथा लिखेंगे पोलैंड। पोलैंड में क्रांति हुआ तो क्या हुआ उसको समझ लेते हैं। पोलैंड 1830 ईस्वी में रूसी राजा के विरुद्ध आवाज उठा। परिणाम यह निकला कि राष्ट्रवाद का विकास हुआ। राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अगला लिखेंगे जर्मनी और इटली की क्रांति। चौथा था। पांचवा लिखेंगे जर्मनी और इटली की क्रांति। जब जर्मनी और इटली में क्रांतिकारी हुआ था 1830 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आवाज उठा। किसके विरुद्ध? ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आवाज उठा, के विरुद्ध आवाज उठा। परिणाम यह निकला कि यहां भी राष्ट्रवाद का विकास हुआ। परिणाम राष्ट्रवाद का विकास हुआ। इंग्लैंड की क्रांति। छठा लिखेंगे इंग्लैंड की क्रांति। जब 1830 में इंग्लैंड में क्रांति हुआ तो क्या हुआ? इंग्लैंड की क्रांति। मतदान के लिए आंदोलन चालू हो गया। परिणाम इसका यह निकला कि परिणाम यानी नतीजा कह सकते हैं 1832 में संसदीय सुधार अधिनियम पारित किया गया। चलिए इसको समझिए। 1830 के महत्वपूर्ण क्रांति, 7 क्रांति को हम लिखा है, बहुत हो गया। 7 लिख दीजिएगा, बहुत होगा अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया तो। ठीक है, ऐसे 9 है, 9 क्रांति। ठीक है, चलिए तो लिखा है क्या? चौथा नंबर में हमने लिखाया कि पोलैंड में 1830 में क्रांति हुआ तो रूसी राजा के विरुद्ध वहां आवाज उठे। यहाँ क्या थे? पोलैंड में रूसी राजा शासन कर रहे थे और यहाँ के पूरे चीज को कब्जा किए हुए थे, तो इनके विरुद्ध क्या हुआ? आवाज उठा और
परिणाम यह निकला कि यहां भी राष्ट्रवाद की विकास हुआ, राष्ट्रवाद का विकास हुआ। दूसरा लिखा है जर्मनी और इटली, जर्मनी और इटली में भी क्रांति हुआ, जिसका 1830 में क्रांति हुआ और इसका भी किसके विरुद्ध आवाज उठाया गया, तो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। ऑस्ट्रिया है ना जर्मनी और इटली पर कब्जा किए हुए थे, तो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आवाज उठा और आवाज उठा तो परिणाम यह निकला कि वहां भी राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ठीक है, दूसरा लिखा है छठा नंबर में लिखा है इंग्लैंड। इंग्लैंड में मतदान के लिए आंदोलन चालू हुआ। इंग्लैंड वाले चाहते थे मतदान के अधिकार सबको मिले, वहां पे कुछ स्पेशल आदमी को मतदान का अधिकार दिया गया था, उसी तरह से सरकार को चुना जा रहा था। तो यहाँ के जनता लोग क्या किए, मतदान के लिए मांग किए, जो 1832 में संसदीय सुधार पारित किया गया, संसदीय सुधार पारित किया गया और सबको मतदान का अधिकार मिल गया। तो आज के क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले एक बार अगर आप बोलिएगा, चलिए बोलिएगा क्या, मेरा वसूल है रिवीजन करा, तो रिवीजन करा देते हैं। रिवीजन कर लीजिए पूरे क्लास के निचोड़ को, बस अब 5 से 4 मिनट 3 मिनट जितने मिनट में हो हम आपको पूरी चीज समझा देते हैं। आज हम क्या क्या पढ़े, क्या क्या चीज हमें जानकारी लेना था और क्या क्या चीज हम जानकारी लिए। देखिए आज के क्लास को हम शुरू किए 1830 से 1848 यानी क्रांतियों का दौर। क्रांति का अर्थ होता है सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन। क्रांति का अर्थ क्या होता है, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन। 1830 के सबसे महत्वपूर्ण क्रांति फ्रांस की जुलाई क्रांति थे। फ्रांस की जुलाई क्रांति कहां से शुरू हुए, जब नेपोलियन को पराजित करके लुई 18वां फ्रांस की गद्दी पे बैठे, वो भी एक प्रकार के संवैधानिक सुधार किए जो फ्रांस में 1848 तक चलते रह गए। परंतु जब लुई 18वां का मृत्यु 1824 ईस्वी में हो गया तो वहां का राजा चार्ल्स दसम बन गए, यानी वहां की राज सिंहासन पे कौन बैठ गए, तो चार्ल्स दसम बन गए। चार्ल्स दसम एक स्वेच्छाचारी राजा थे। स्वेच्छाचारी राजा होने के बावजूद वो अपने मन से शासन करते थे, जो उनका मन होता था उसी प्रकार से वो शासन करते थे, जनता की बात को नहीं सुनते थे। प्रेस पे पाबंदी लगा दिए, स्टूडेंट लोगों को बुरी तरह से वहां किया गया, यानी परेशान किया गया, जनता को परेशान किया गया, प्रेस पे पूरी तरह से पाबंदी लगा दिए। और हद तो तब कर दी इन्होंने, एक तो खुद स्वेच्छाचारी थे, निरकुश थे, बुरी तरह से शासन चला रहे थे, लेकिन हद तब कर दिए जब ये प्लेगेनिक नामक को प्रधानमंत्री बना दिए। और प्रधानमंत्री प्लेगेनिक नामक को बनाए तो 25 जुलाई 1830 ईस्वी को यह 4 अध्यादेश जारी किए, जो फ्रांस की जनता को रात में ही मालूम चल गए। और रात में मालूम चलने के कारण 26 जुलाई 1830 ईस्वी को फ्रांस के पेरिस, जहां राजधानी है फ्रांस की, वहां पे यहाँ के पूरे जनता, सैनिक, मजदूर, मध्यम वर्ग के व्यक्ति, सभी प्रकार के व्यक्ति, लगभग कह सकते पूरे यूरोप के व्यक्ति फ्रांस के पेरिस जगह पे उतर गए और राजा से 27 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक संघर्ष किए, जिस संघर्ष में फ्रांस के भी बहुत सारे व्यक्ति, यानी फ्रांस के राष्ट्रवादी व्यक्ति, उदारवादी व्यक्ति मारे गए, राजा के बहुत सारे व्यक्ति मारे गए। और यह संघर्ष अंततः जाकर एक फ्रांस के, यानी किसके, फ्रांस के उदारवादी प्रकार के व्यक्ति के जनता का जीत हुआ। और अंततः जाकर 31 जुलाई को फ्रांस के जो राजा थे चार्ल्स दसम और प्लेगेनिक भागकर पुनः कहां चले गए, इंग्लैंड चले गए। और जब इंग्लैंड चले गए तो वहां के जनता ने मिलकर एक राजा चुना, जिस राजा का नाम क्या था, लुई फिलिप को फ्रांस का राजा बनाया गया। किनके द्वारा बनाया गया, तो जनता के समर्थन द्वारा जनता ने चुनकर लुई फिलिप को राजा बनाया। और इन्हीं सब को देखते हुए, यानी फ्रांस की जुलाई क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप में इस प्रकार से पड़ा कि यूरोप के अन्य देश में भी क्रांतिकारियां हुई, जो इस प्रकार हम 6-7 क्रांति लिखा है। इस क्रांति में क्या क्या परिवर्तन हुए उसको भी लिखा है। तो बच्चों, हम आज
पूरी तरह से क्लास को पढ़े और अच्छी तरह से क्लास को रिवीजन भी किए। उम्मीद है आपको यह सब बढ़िया लगा होगा, यह क्लास बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट से हमें और जो सर क्लास कराते हैं यूट्यूब पे उसमें इतना पावर आता है। वो कमेंट देखते हैं ना तो लगता है हाँ आज हम कुछ सिखाए और हमारे बच्चे कुछ सीखे हैं। इसलिए आप लोग प्लीज कमेंट करके जाइए। और लास्ट में जाते जाते पुनः वही वाक्य दोहराना चाहता हूं, तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, माँ भी सपने देखते हैं, पिताजी भी सपने देखते हैं, लेकिन यहाँ पे कहते हैं हम कि माँ तू सपने बड़े देखना, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा, आप दिखलाइएगा, क्योंकि आपके माता, आपके पिता, हमारे माता, हमारे पिता आपके लिए, हमारे लिए बहुत सपने बुनते हैं। रात में सोते हैं, दिन में सोते हैं, हर जगह जाते हैं, बोलते हैं मेरे बेटा, मेरे बेटी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उनके लिए कुछ तो जिंदगी में करना है, तो इसीलिए बोले तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। कौन चमकाएगा? आप चमकाइएगा, हम चमकाएंगे। मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना। माँ को बोल दीजिए, पिता को बोल दीजिए कि माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा, आप दिखलाइएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट। यहां तक क्लास देखने के लिए क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा, और अगला क्लास का इंतजार बेहद कीजिए, क्योंकि वह भी क्लास यूनान की स्वतंत्रता संग्राम पे आने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, यूनान की स्वतंत्रता संग्राम जो 1830 में ही हुआ था, वो भी बहुत बड़े टॉपिक है। ठीक है, उस पर अलग से वीडियो बनेगा, यानी अगला टॉपिक वही है और उस पर वीडियो बनाकर ला रहे हैं आप सभी के लिए। तो जब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट, बाय।